Today we will start again with the hydrides. Hydrides की हमने कल देखी थी कि क्या होते हैं. These are the binding compounds of hydrogen with other elements. और इसकी आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी कि कितनी तरह के होते हैं. आयनिक पढ़े थे, कोवेलेंट पढ़े थे, और एक जो थे इंटरमीडिएट जो क्या थे हमारे पास पॉलीमेरिक काइंड के. ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जो था वो क्या बना रहा था, ब्रिज बना रहा था बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, अब ये जो आगे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ये बहुत, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और इससे आपका जो है समझना आपके लिए बहुत आसान होगा. ये आपको जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो शो किए गए हैं, उनके हाइड्राइड्स लाइक 1A के साथ जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या हैं. लिथियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. ठीक है, उसके बाद 2A के जो टॉप 2 मेंबर्स हैं वो उनको यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि अलग से उन्होंने हाईलाइट करके सेपरेट किया हुआ है. ठीक है, पहले हम नीचे वाले मेंबर्स की बात कर सकते हैं. कैल्शियम हाइड्राइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड. ये सारे जो हाइड्राइड्स हैं ये क्या है, दीज आर द आयनिक इन नेचर. और आयनिक इन नेचर क्यों है, बिकॉज इसमें जो है वो इन हाइड्राइड्स में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप इसको क्या कह सकते हो, दीज आर द आयनिक. अब आपने डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस हिसाब से देखा हुआ है, इसको देखा हुआ है एल पॉलिंग स्केल पर, कि 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक है, 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट है जो भी कंपाउंड है आपका, और 1.7 है तो 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. अब पहले हम इधर राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं. ये जो आपके पास नॉन मेटल्स वाली साइड आ जाती है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जितने भी मेंबर्स हैं दीज आर द मेटल हाइड्राइड्स, और इनकी क्या क्वालिटी है, दीज आर द आयनिक इन नेचर. नाउ कम टुवर्ड्स द कोवेलेंट हाइड्राइड. कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं उसमें आपके पास 3A के टॉप मोस्ट मेंबर्स हैं, 4A, 5th, 6th एंड 7th. जितनी भी नॉन मेटल्स आपके पास आ जाती हैं उनके मेंबर्स जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो वो क्या होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे. क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगेन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कम होगा तो इनके पास ओवरऑल आपके पास जो नेचर है वो कोवेलेंट आ रही है. ये जो दरमियान में मेंबर्स आ जाते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स. ये वही है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज बना लेगा, और ये आपके पास जो है ये आयनिक और कोवेलेंट के दरमियान वाली जगह जो है वो उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं. तो अब इसी चीज़ को हम कल हमने ये वाला टेबल भी एक डिस्कस किया था. इस टेबल में आपके पास क्या है, हाइड्राइड्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं. अब आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनस, ये आपके पास एक ही ग्रुप का, ये आपको 4A की जो है एग्जांपल वो दो दी हुई है कि 4A में टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या ट्रेंड है. टॉप मोस्ट मेंबर है मीथेन और लोएस्ट जो है वो लेड का हाइड्राइड है. हमारे पास लेड का यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टेनस तक इन्होंने यहाँ पर उसके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स वो दिए हुए. अब जैसे जैसे आप देखें कि ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, -185 से कम होके वो कितना आ गया है, 184 से -150 150 तक आ रहा है. तो इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है, ये -150 जो है ये यहाँ पर अब देखिए आपके पास ये जो माइनस में आपके पास टेम्परेचर आ रहा है, ये माइनस की वैल्यू क्या होगी, जो जितनी वैल्यू बड़ी होगी असल में वो उतनी छोटी होगी. तो ये आपके पास कम है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, और यहाँ पर आपके पास क्योंकि वैल्यू छोटी है तो ये मेल्टिंग पॉइंट आपके पास ज़्यादा है. तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है. बढ़ने की वजह हमने वही जो पहले भी डिस्कस की थी कि टॉप टू बॉटम जब साइज इंक्रीज होगा तो साइज के साथ क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, पोलराइजेबिलिटी. ठीक है, जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है तो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेटिव हो जाती हैं या एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं. यही ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, जितनी छोटी वैल्यू है उतनी ही बड़ी है. तो मेल्टिंग पॉइंट जिनका कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, और एंड सो ऑन. अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए जो है ग्रुप 6A में जो आपके पास मेंबर है, सबसे पहले आ जाइए जी वाटर. वाटर जो है वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, उसके बाद H2S आ जाता है सिलीनियम के साथ और टेलोरियम के साथ. अब यहाँ पर वाटर का आपके पास मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है 0, जबकि H2S जो है उसका आ रहा है -82. अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि why is it so
that water is a liquid at room temperature while H2S is a gas। जबकि ये ऊपर नीचे मौजूद है, तो टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं तो हमारे पास तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे तो कम हो गया कि जीरो से -82.9 छोटी वैल्यू है ना। तो वाटर आपको वैसे भी पता है लिक्विड और H2S जो है वो गैस है, तो ऐसा क्यों है इसमें। यहाँ पर अब इंडिविजुअली आपने देखना है कि यहाँ पर डिफरेंट आपके पास इसकी रीजंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ वाटर के केस में अगरचे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह है कि यहाँ पर आपके पास वेरी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो अगर ये सवाल आ जाए, ये और ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर ही आ जाता है कि वाटर और H2S का कंपैरिजन दे दिया जाए, क्योंकि कंपैरिजन अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो ना तो हमेशा ऊपर और नीचे के मेंबर्स जो हैं उनका किया जाता है, क्योंकि वो सेम ही ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं, और जब सेम ही ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, तो उनकी वैलेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें जब सेम आ रही हैं तो उनका कंपैरिजन जो है वो किया जाता है। तो इन दोनों में आपने रीज़न ये बतानी है कि आपके पास यहाँ पास H2S के केस में इतनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, जबकि वाटर के केस में वेरी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि इसका मेल्टिंग और इसके जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और देखें कि 100 पे आ रहा है H2S, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी -82 है और बॉइलिंग भी -59 है। उसके बाद आ जाए सिलीनियम एंड टेलोरियम। सिलीनियम एंड टेलोरियम में आपको रेगुलर जो है वो ट्रेंड मिल रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वैल्यू छोटी हो रही है माइनस में, तो वो इंक्रीज हो रहा है। क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाली चीज़ आपने जो है वो इसमें डिस्कस करनी है। इसमें से छोटे छोटे से सवाल आ जाते हैं। इसके बाद और आपको जो है अमोनिया, उसकी भी एग्जांपल आ जाती है। वाटर HF एंड अमोनिया विच आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन माइट बी एक्सपेक्टेड। सेम इज द केस विद अमोनिया। वो कहता है कि इन सबके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं और मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली अपने बाकी मेंबर्स से हाई हैं। हालांकि ये टॉप मोस्ट मेंबर्स हैं तो इनके कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाई होने की वजह उसने क्या बता दी है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली मौजूद है। तो यहाँ तक आपके पास जो है जो इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने वो भी आपको बता दिए हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे जो है उसकी तरफ, ऑक्साइड्स की तरफ। ठीक है, ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं? दीज आर द, अगेन जैसे हमने हाइड्राइड्स के केस में पढ़ा था कि हाइड्राइड्स क्या थे, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्साइड्स आपके पास क्या हैं? दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के किसके साथ होंगे? अब सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ऑक्साइड जो है वो पता है वो क्या होगा। उसको हम हाइड्राइड के सिचुएशन में भी ले सकते हैं और हम उसको ऑक्साइड के केस में भी ले सकते हैं। वो क्या है आपके पास? वाटर। वाटर का आपको पता ही है कि वाटर जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? अगेन वही बात जो भी हमने पिछले टॉपिक में की है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चीज़ आपके पास दोनों सिचुएशंस में आएगी। तो यहाँ पर पहले आपने उसको डिफाइन करना है, ऑक्साइड्स क्या हैं। अगेन बाइनरी कंपाउंड्स हो गए, और इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, वो भी किस पर बेस कर रही है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दे हैव एज वेल एज देयर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। अब हमारे पास आ जाइए सबसे पहले आप किसकी तरफ? टेबल नंबर 1.6, जिसमें आपको क्या बताया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन देयर एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर। अब आपके पास जो लेफ्ट वाले हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे पास मेटल्स के ऑक्साइड थे वो बेसिक इन नेचर थे, और इस जो हमारे पास नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स थे वो क्या थे? एसिडिक इन नेचर थे। तो और जो दरमियान में आपके पास आ जाते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान वाली जो कैटेगरी आ जाती है, उनके ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड के अगेंस्ट बेस के तौर पे काम करें और बेस के अगेंस्ट जो है वो एसिड के तौर पे काम करें। तो ये आपके पास तीनों कैटेगरीज, इनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अब हम इसको ज़रा वन बाय वन देखते हैं। ये आपके पास लिथियम है। लिथियम का ऑक्साइड जो होगा वो आपके पास बेसिक इन नेचर होगा। सोडियम का ऑक्साइड आपको पता ही है कि वो क्या है, आपके पास बेसिक इन नेचर है, क्योंकि अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सेम इज द केस विद पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड
हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके पास क्या है, दीज आर द बेसिक ऑक्साइड्स। और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और जो मेटोलाइड्स हैं या मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान में जो आपको ये सीढ़ियों की तरह से इसको कहते हैं, जो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, दीज आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। 50% इनका एसिडिक कैरेक्टर होगा और 50% इनका बेसिक कैरेक्टर होगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है पहले उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है वो किसकी दी हुई है, उसने कहा कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो है, ये हो गया ना, दे जनरली डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्साइड्स ऑफ रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये जो आपके पास बेरिलियम है और एल्यूमिनियम, ये जो आ जाते हैं, दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इधर वाले मेंबर्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दरमियान वाले लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं और उधर से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी लेस हैं ये। अच्छा, ये क्या है, ये क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और एसिड्स के अगेंस्ट और बेसिस के अगेंस्ट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिंक ऑक्साइड की। अब जिंक ऑक्साइड, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, या व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड व्हेन इट विद एसिड एज वेल एज विद अल्कलीज और बेस। तो जब जिंक ऑक्साइड को आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो जिंक सल्फेट मिल जाता है प्लस वाटर। अब जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, यानी कौन सा रिएक्शन होगा जिसमें आप किसी एसिड के साथ किस चीज को ट्रीट करो कि आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिले, डेफिनेटली वो बेस होगी, क्योंकि आपने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा है कि एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। तो अगर एक एसिड है और प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिल रहा है तो डेफिनेटली ये जो ऑक्साइड है ये बेसिक होगा। अब आप आ जाइए दूसरी इक्वेशन की तरफ, जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, बेसिस के साथ जब रिएक्शन होगा तो आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये इसमें ये आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा आपके पास जो है सोडियम जो है वो क्या है, वो कैटाइन है, और ये जो एनाइन है जिंक हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास जो है ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो आपको जो है वो बेस के साथ कौन सी चीज मिलकर जो है वो क्या चीज देगी, आपको कॉम्प्लेक्स दे रही है या आपको सॉल्ट दे रही है, वो एसिड हो सकता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड एज एन एसिड काम कर रहा है और आपको ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो प्रोडक्ट में मिल रहा है। अब आगे आ जाते हैं हम जो है वो इस लाइन की तरफ, इन अ गिवन पीरियड द ऑक्साइड्स progress from strongly basic through weakly basic amphoteric and weakly acidic to strongly acidic। अब किस तरह से इसमें लेफ्ट टू राइट जो ट्रेंड है वो क्या है कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाले मेंबर जो है वो क्या है, आपके पास एक्सट्रीमली बेसिक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्गली बेसिक के बाद कैटेगरी आ जाएगी वीकली बेसिक और एम्फोटेरिक। अब ये देखो, ये वाला स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा, बल्कि नीचे आप देखें जहाँ पे ज्यादा मेंबर है, जो स्टार्ट वाले हैं वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होंगे, ये जो है ये वीकली बेसिक होगा, फिर आपके पास क्या चीज आ जाएगी, एम्फोटेरिक। फिर से देखो, स्ट्रॉन्गली बेसिक, वीक बेसिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये सारा एम्फोटेरिक, उसके बाद स्लाइटली एसिडिक या वीकली एसिडिक और स्ट्रॉन्गली एसिडिक। तो ये आपने ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इसको, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको जो है यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, दिस पैराग्राफ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, यही बात जो भी मैंने ऊपर आपको टेबल से बताई है। सोडियम ऑक्साइड क्या है आपके पास, दिस इज द स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, वीकली बेसिक है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास जो आ जाता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर आ जाता है। उसके बाद फास्फोरस का ऑक्साइड क्या होगा, P4O10 दिया हुआ है, ये P2O5 का डाइमर है, ठीक है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को डबल कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो P4O10 आता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये एसिडिक है। उसके बाद क्लोरीन का जो ऑक्साइड है Cl2O3, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। अब बेसिसिटी ऑफ द मेन ग्रुप मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो कहता है बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिलियम ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अब जरा इधर से देख लें, ब्रिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। यानी इस पूरी कैटेगरी की ये सारे का सारा ही बेसिक है, लेकिन इसमें जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे बेसिसिटी कम होगी। बल्कि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि ऊपर जो है वो आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है और नीचे वाली वीक है। थ्रू द रिवर्स ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। और ये जो ट्रेंड टॉप टू बॉटम, यानी अगर आपसे कहा जाए कि बेसिसिटी में क्या ट्रेंड है, तो टॉप टू बॉटम बेसिसिटी कम हो रही है, लेकिन ये ट्रेंड जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उलट होगा, यानी टॉप टू बॉटम ज्यादा होगी फिर। ठीक है, उसके बाद आपने ये असल जो चीज आपने याद करनी है, इसमें ट्रेंड्स याद करने। The oxidation state of metal also affects the acidic base character of the oxide. The acidity increases with increasing oxidation state. For example, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, Mn2O7। तो अब ये जो आपको एक कैटेगरी दी हुई है, अब यहाँ पर आप जरा सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू करें। MnO में ऑक्सीजन -2 होगी, तो मैंगनीज +2 होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंगनीज के ऊपर +2 लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास है Mn2O3, तो O3 है तो 3 × 2 -6, तो इधर +3 होगा, तो जो भी वो 2 से मल्टीप्लाई होके +6 होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और यहाँ पर +3 है। यहाँ पर आगे +4 होगी, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो -4, -2 × 2 -4, इधर +4 हो गया। और यहाँ पर एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है, एसिडिटी जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी जो आपके पास ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ना, इंक्रीजिंग वाला, जिस जिस तरफ ये खुला हुआ मुंह होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिस तरफ बंद मुंह होता है वो वैल्यू छोटी होती है। तो ये आपको कौन सा ऑर्डर दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये भी गलती हो जाती है बार दफा बच्चों से कि असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने पूछा होता है और आप जो है वो डिसेंडिंग में बता रहे होते हो। तो क्योंकि आप ये आपको कहा जाता है कि इनको असेंडिंग में अरेंज करें, तो आप अरेंज तो ठीक कर देते हो लेकिन इसका मुंह उलट कर देते हो। तो अब ये आपने ख्याल रखना है कि असेंडिंग में आपने कौन सा सिंबल लगाना है और डिसेंडिंग में कौन सा लगाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और जब कॉलेज ओपन होते हैं तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों का जो है वो क्लास में हम इसका टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे प्रॉपरली। अच्छा, सबसे पहले इसमें आ जाता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक्चुअली इज अ वेरी यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर जो है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल से खासी मुख्तलिफ हैं। यानी अभी तक इसकी जगह जो है वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं हुई कि इसको एग्जैक्टली किस जगह पर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स के साथ रिजेंबल करता है। इसकी रिजेंबलेंस को अब हम वन बाय वन देखेंगे ताकि हम इसकी पोजीशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें। अब वो कहता है कि अगरचे हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ रखा हुआ है। 1A में टॉप मोस्ट मेंबर है तो मेटल्स के साथ रखा हुआ है, हालांकि वो गैस है। ठीक है, तो एट द टॉप ऑफ ग्रुप 1A, दिस इज बिकॉज द फैक्ट दैट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन रिजेंबल विद दोज ऑफ द अल्कली मेटल। अब ऐसा क्यों है कि अब मेटल तो नहीं है लेकिन रखा हुआ मेटल्स के साथ है, तो उसकी वजह उसने क्या बताई है कि इसकी जो है वो अभी जगह एग्जैक्टली जस्टिफाई ही नहीं है। तो हमने फिर इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ कि जहाँ इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच कर रही है वहां पे इसको उठा के रख दिया है। ठीक है, अब इसमें उसकी वजह क्या बताइए, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमने उसको उठा के अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया है। ठीक, उसके बाद जो है वो both hydrogen and alkali metals have a strong tendency to combine with इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब ये आपने 1 2 करके जो है इसको प्रॉपरली करना है कि सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कि रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द मेंबर्स ऑफ 1A ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे जो है वो कंपैरिजन पूछा जाए तो आपने दोनों बातें बतानी है, आपने उसकी सिमिलैरिटीज भी बतानी है और जो उसकी डिससिमिलैरिटीज है वो भी एक्सप्लेन करनी है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स के साथ क्यों हमने रखा है हाइड्रोजन को, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात हमने क्या बताई है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो है बहुत जल्दी बॉन्ड बड़ा अच्छा सा बना लेता है। जैसे HCl हाइड्रोजन का जो है वो हेलोजेंस के साथ और एल्कली मेटल्स के साथ बताया ना, सोडियम के साथ सोडियम हाइड्राइड बना देगा। और अगर हम उसको उधर से देखें 7A के मेंबर्स के साथ, वहाँ जैसे HCl HBr वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनके साथ बहुत अच्छे बॉन्ड्स बना देता है। तो हाउएल हाइड्रोजन इज आल्सो मार्कली डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल। अब फर्क क्या है,
पहला फर्क तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि जी हाइड्रोजन गैस है और बाकी सारे मेंबर्स जो है वो क्या है, सॉलिड है। इसके अलावा हाइड्रोजन नॉन मेटल है और अल्कली मेटल्स वो तो है ही मेटल्स। इट डज नॉट, दूसरी नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एज इजीली एज मोस्ट द अल्कली मेटल्स डू। अब हाइड्रोजन को अगर हम इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी के हिसाब से कंपेयर करें अल्कली मेटल से, तो कहता है इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता जिस तरह के अल्कली मेटल्स लूज करती हैं। अल्कली मेटल्स के पास तो नीचे दूसरे शेल भरे होते हैं, हाइड्रोजन के पास तो सॉरी है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं देगा, दे के तो बिल्कुल फारिग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसमें जो है आपके पास एक जो है वो डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है ट्रू सेंस में, यानी सचमुच की नॉन मेटल है। इट डज नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अनलाइक जो है अल्कली मेटल्स मोलिकुलर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर। अब अल्कली मेटल जो है वो सोडियम है तो सोडियम की फॉर्म में सोडियम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये H2 की फॉर्म में यानी मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप H जो है वो मौजूद है तो इतना रिएक्टिव है कि फौरन ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है वो H2 बना देगा। इसके बाद हाइड्रोजन रिजेंबल्स हेलोजेंस। अब इसका कंपैरिजन है 7A के साथ। पहले रिजेंबलेंस है और उसके बाद इसके डिफरेंसेस हैं। पहली रिजेंबलेंस क्या है कि इन सर्टेन रिस्पेक्ट एंड कैन बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 7A ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन भी गैस है और ज्यादातर हेलोजेंस जो है वो गैसेस हैं। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्कली मेटल्स भी डायटोमिक फॉर्म में F2Cl2 एंड Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जो है वो हेलोजेंस में जो है एज रिक्वायर्ड बाय हेलोजेंस, हाइड्रोजन आल्सो नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको जरूरत उसको भी एक की है और हाइड्रोजन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जो इनकी इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी ये मैच कर रहा है किसके साथ, अल्कली 7A यानी हेलोजेंस के साथ। उसके बाद अब डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंस क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स जो है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, अगर अव्वल तो आसानी से लूज नहीं करता और अगर कर दे तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। लेकिन हेलोजेंस जो है वो आसानी, वो तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेंगे, उनके पास तो 7 है, वो तो लेने के चक्कर में है, वो देंगे तो नहीं। तो हाइड्रोजन तो फिर भी H पॉजिटिव बना देगा, प्रोटॉन बना देगा, लेकिन हेलोजन जो है वो उनमें इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। उसके बाद आ जाता है कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड। कौन सा, वाटर। ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ मिलके तो ये वाटर जैसा एक स्टेबल ऑक्साइड बना लेता है जिसकी बड़ी जबरदस्त थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, जबकि हेलोजेंस में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड बनाए। उसके बाद हेलोजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो क्या कहता है, अच्छा एक प्रॉपर्टी शायद इसमें मुझे नजर नहीं आई, वो भी मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन गैस है, जबकि हेलोजेंस में सिर्फ दो ही गैसेस हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। बाकी ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और आयोडीन जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो ये भी एक डिफरेंस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंपेयर की है हमने 4A के साथ। 4A क्या है, कार्बन फैमिली। अब 4A के मेंबर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो तो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो अब उसके पास 4 है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जी जिस तरह से हाइड्रोजन जो है उसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, S1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कह सकते हैं कि जी उसका आउटरमोस्ट शेल आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो इसी तरह 4A का भी हाफ फिल्ड है या हाफ खाली है। ठीक है, both hydrogen and the group 4 elements they combine with other elements through covalent bond। अब हाइड्रोजन भी ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और 4A के मेंबर्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आपने सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही जो है वो कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स पे ही पढ़ी है। लाइक कार्बन, हाइड्रोजन आल्सो पोजेस रिमार्केबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। जैसे कार्बन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, उसी तरह हाइड्रोजन जो है उसकी भी बहुत ही अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं जो क्या बता रही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग एबिलिटीज। कि हाइड्रोजन जो है अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन पे -2 है तो कॉपर पे +2 है, और यहाँ पर फ्री फॉर्म में है तो 0 में है। तो +2 से 0 हुआ तो रिडक्शन हो गई ना कॉपर की, किसने की, हाइड्रोजन ने की। यहाँ 0 में है और यहाँ पर +1 की फॉर्म में है।
तो अपनी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और दूसरे को इसने रिड्यूस कर दिया। इसी तरह कार्बन है, यहाँ पर 0 वैलेंट फॉर्म में है और यहाँ पर +4 की फॉर्म में है, और यहाँ स्टेनस जो है वो क्या है, +4 है और यहाँ पर 0 है, तो स्टेनस की रिडक्शन हो गई। इसी तरह कॉपर की भी रिडक्शन हो गई, और ये सब किसने किया है, हाइड्रोजन ने और कार्बन ने। तो दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के डिफरेंसेस आ जाते हैं कार्बन फैमिली से। वो क्या क्या है जी, हाइड्रोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंसियां इनकी फर्क है, वो तो चेन कंपाउंड बना रहे हैं। आपने कार्बन के जितने भी पढ़े हैं उसमें सारी की सारी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसके जो है कार्बन के कंपाउंड्स पर ही बेस है। सिलिकॉन, ये भी कार्बन के बाद नेक्स्ट मेंबर है, ये भी इसकी भी वैलेंसी 4 है, ये भी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन आपने देखा है कि ये चेन कंपाउंड नहीं बनाता, इसकी तो एक ही वैलेंसी है, एक दफा बॉन्ड बना के जो है ये जो है स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली कार्बन कैन साइमल्टेनियसली फॉर्म बॉन्ड्स विद मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ भी कार्बन बॉन्ड बना रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो एक ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी ही एक है। Some of the properties of hydrogen are similar to those of the elements of certain groups as discussed above, but this is the fact that hydrogen is a unique element. We already discussed this कि बहुत सारी properties बहुत सारी group से match भी कर रही हैं और dismatch भी कर रही हैं, लेकिन overall जो है वो hydrogen वो क्या है, that is a unique element whose properties do not match exactly with any of the group in the periodic table. However, due to partial resemblance in properties with alkali metals and monovalent nature, hydrogen is usually placed at the top of the elements in group 1A. ठीक है, ये कंक्लूड उसने कर दिया बड़े अच्छे तरीके से कि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मैच करती हैं और डिसमैच भी करती हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल के ऊपर रखने की वजह उसने बताई है वो क्या बताई है कि इसके एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल सेम है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसके साथ रिजेंबल करती हैं, जिसकी वजह से इसको जो है वहां पर उनके टॉप पर रख दिया गया। दैट कंप्लीट योर दिस चैप्टर। उसके बाद आपके पास की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें बहुत ही ब्रीफ करके और बहुत ही टू द पॉइंट करके जो है इस पूरे चैप्टर की एक समरी दी होती है, तो इनको आप जरूर देखा करें, इससे आपको डेफिनेशंस बड़ी अच्छी और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाती हैं। तो ये आपके लिए ही, आपके याद करने के लिए इसको आपने अच्छी तरह से करना है। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें से, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं इसमें से आप इसको आपने याद करना है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी आपका पूरा एक तो रिव्यू हो जाएगा चैप्टर का, दूसरा इसमें बहुत अच्छी और मुख्तसर करके डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इसमें से एमसीक्यूज बन जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। एक्सरसाइज के अब आप लोगों का होमवर्क है, आई विल आस्क यू कि आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये अब आपने चैप्टर पढ़ना है, कोई की बुक कोशिश करें आप ना देखें, आप पहले चैप्टर पढ़ें, अपने माइंड पे जोर डालें कि आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन 2 जो है ट्रू एंड फॉल्स, उसमें भी ये आपने जो पहले 3 सवाल है ना, ये तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है और ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। ये आपने जो है इसको खुद से बैठ के जो है वो करना है, मैं आपसे बल्कि सुनूंगी, ठीक है, जब कॉलेज खुलेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी बात ये कि ये ना समझिएगा कि जी ये ट्रू फॉल्स जो है ये तो इम्तिहान में नहीं आने, हमें तो सिर्फ एमसीक्यू आने हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स हम क्यों करें, ये तो पेपर में नहीं आनी। तो ऐसा नहीं है, बेशक पेपर में ना आए, लेकिन किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को एमसीक्यू बनाया जा सकता है, किसी भी ट्रू फॉल्स को भी एमसीक्यू में तब्दील किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी हुई है ये आपने इसको याद करना है। मतलब सबसे पहले जो भी पेपर बनाता है पहली चीज होती है वो टेक्स्ट बुक होती है, उसके बाद की बुक्स नोट्स या जो भी उसने खुद क्रिएटिविटी डालनी होती है। लेकिन एक चीज है कि बनी बनाई आपको जो चीज मिल जाए वो आसान होती है। अब ये बनी बनाई अगर एग्जामिनर को मिल जाता है तो उसकी प्रेफरेंस यही होती है कि इनको पहले दे दिया जाए, बजाय इसके कि मेहनत करनी पड़े, ठीक है। अच्छा, आगे आपने आ जाए, कम टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। What are the improvements made in Mendeleev periodic table? Improvements क्या है, गलतियों को improve किया जाता है ना। तो जो भी उसके ड्रॉबैक्स हमने पढ़े थे कि एक तो सबसे पहला ड्रॉबैक था कि पीरियोडिक लॉ के जो है वही गलत था, एटॉमिक मास पर बेस कर रहा था, कुछ एलिमेंट्स जो थे उसने 8वां ग्रुप ऐड ही नहीं किया था। ये उधर से आपको मैंने जब टॉपिक करवाया था तो सारे पॉइंट्स इसको 1 2 3 करके आपने पॉइंट वाइज तैयार करना है। हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ, ये हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये आपने सारे जो हैं उनको तैयार करना है।
इसके हाउ डू यू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ वेरियस ग्रुप्स। अब ये जो सवाल है अगर ये पेपर में आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वेरियस ग्रुप उसने कहा है ना, तो फिर ये 5 नंबर का सवाल होगा। आपने जो तीनों ग्रुप्स है उनके ऊपर रख के उनके ड्रॉबैक्स भी बताने हैं और सिमिलरिटीज और एंड भी बतानी है और एंड पे उसको समराइज भी करना है। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो वो 1A के साथ जो है वो पूछ सकता है, वो 2A के वो सॉरी 4A के साथ पूछ सकता है, वो 7A के साथ पूछ सकता है, किसी के साथ भी पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद है वाई आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। ये मैंने आपको साथ साथ करवा दिया है कि क्यों नेगेटिव आयन का बड़ा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे और नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे। इसमें हमने फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन का कंपेरिजन किया था। वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज अलोंग द पीरियड। क्यों होता है, इसको आपने साइज के साथ रिलेट करके, ये आप पिछले लेक्चर्स जो हैं वो सुने, उसमें ये सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। वाई द सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली शोन विद द पॉजिटिव साइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको जब भी बताया था आपको यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो ये बोर्ड में आ जाता होता है। क्यों इसमें पॉजिटिव साइन है, क्यों इस एंडोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि आप एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे, आप आयन में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और आयन के ऊपर तो जो है ऑलरेडी चार्ज है, तो उसके ऑलरेडी उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हुई है। प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो बड़ी अच्छी तरह कैप्चर्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद वाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट की आपने ग्राफ बना के बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज यूजुअली 0 क्यों होती है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बताना है क्या होती है, अपेरेंट चार्ज, जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, न्यूट्रल है, तो ये जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगी। अच्छा, उसके बाद वाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। अब डायमंड में आप ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो डिस्कस नहीं हुआ, ये हम कर लेते हैं। ये इसका वैसे असल जवाब आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, लेकिन हम क्योंकि इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे ही देख लेते हैं कि डायमंड क्यों नॉन कंडक्टर है। क्योंकि डायमंड में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, यानी हर कार्बन जो है वो आगे से 4 बॉन्ड बना रहा है, ऊपर नीचे और चारों साइड्स पे। किसके साथ, कार्बन के साथ, यानी हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आपस में एक जाइगेंटिक नेटवर्क बना लेता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कहीं पे भी फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि अवेलेबल नहीं होते तो इसलिए नॉन कंडक्टर है। अब ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन है, उसमें भी लेयर्स हैं, लेकिन उसमें 2 लेयर्स के दरमियान, यानी उसमें आपके पास इस तरह से लेयर्ड अरेंजमेंट है। और लेयर्ड अरेंजमेंट का ये फायदा उसमें होता है कि आपको 2 लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, और जब 2 लेयर्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो मूव करेंगे, जब उसको वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा अगर आप उसको उसमें से करंट गुजारेंगे तो, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, ये भी हो गया। हाँ जी, रीजनिंग क्वेश्चंस। डी एंड एफ ब्लॉक्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल वैलेंसी, एक इसमें 2-3 बातें आपने बतानी है कि एक तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है, यानी डिफरेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाए जाते हैं। दूसरा ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स और वो आप एस और पी के दरमियान में पाई जाती हैं, इसलिए भी हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन बेसिकली ट्रांजिशन क्या हो रही थी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल करती है 6 और 7th पीरियड के साइज को, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जो है वो आपके पास क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता है। अब लेंथेनाइड में जो है आपके पास ये डिक्रीज इतना स्मूथ नहीं होता, बल्कि आपके पास स्टेबल होता है। ये आपको उधर मैंने बताया था इसका क्वेश्चन का ऑलरेडी भी आंसर, कि ये एटॉमिक साइज को जो है वो कंट्रोल करके रखता है, उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होने देता। मेल्टिंग पॉइंट अदरवाइज तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही हो रहा है ना, लेकिन ये उसको कंट्रोल रखता है। अब 14 लेंथेनाइड्स मौजूद हैं, तो उसका साइज जो है वो उसको एक खास रेशो, एक एस्पेक्ट में जो है वो मेंटेन रखेगा। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारा साइज से रिलेट था ना, तो फेस चेंज करना मुश्किल है।
अच्छा, हाई अप टू द मिडल ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट और फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसकी वजह हमने देखी थी कि पहले जो था वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, यानी जितने बॉन्ड बाइंडिंग एबिलिटी बढ़ रही थी, उसके बाद मैक्सिमम बॉन्ड कार्बन की फैमिली पे आए, उसके बाद जो थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद जो थे वो तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वैकेंसी अवेलेबल कम होती जा रही थी। जैसे नाइट्रोजन के पास वैकेंसी अवेलेबल 3 है, ऑक्सीजन के पास 2 है और हेलोजन्स के पास 1 है। तो इस वजह से आपके पास फर्स्ट जो है ये ट्रेंड इंक्रीज होता है और उसके बाद ये मैक्सिमम तक एंड देन डिक्रीज होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ जाती है। ये भी हो गया। हाँ जी सर, स्टेट वेरी इन अ पीरियड बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन अ ग्रुप। ग्रुप में चेंज नहीं होती और पीरियड में वेरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल सेम है, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में चेंज नहीं होगी। ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब इसमें आपने बताना है कि Al3 पॉजिटिव जो है इसका साइज सबसे छोटा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसका साइज इससे बड़ा है और इसका साइज इन दोनों से बड़ा है, तो इसलिए इसकी जो है हाइड्रेशन एनर्जी कम है। साइज को आपने किससे रिलेट किया था? हमने इसको रिलेट किया था चार्ज डेंसिटी के साथ। तो जिसका साइज छोटा है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों कम होता है आयनिक कैरेक्टर हेलाइड्स का? क्योंकि वो जब हेलोजन के करीब जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हेलोजन्स के करीब जा रहे हैं ना, तो करीब जा रहे हैं तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा, तो फिर आयनिक कैरेक्टर भी कम होगा। अल्कली मेटल गिव्स आयनिक हाइड्राइड्स। क्यों आयनिक हाइड्राइड्स देती हैं अल्कली मेटल्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा और जो है अल्कली मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड वो वाहिद सिचुएशन है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। although both the sodium and phosphorus are present in the same period, तो लेकिन इनके ऑक्साइड जो है वो डिफरेंट इन नेचर है। किस तरह से? सोडियम का ऑक्साइड बेसिक है जबकि फास्फोरस का एसिडिक है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो सोडियम जो है वो आपके पास मेटल है, मेटेलिक ऑक्साइड है, और फास्फोरस जो है नॉन मेटल है। तो मेटेलिक ऑक्साइड आपने पढ़ा था बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर आपने यही बातें पानी है। आप मजीद इसको एलेबोरेट करना चाहें तो आप जो है वो इसमें एडअप कर दें, इक्वेशन ऐड कर दें, तो आप इसको कर सकते हैं। सो दैट कंप्लीट योर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको ऑलमोस्ट जो है वो हमने आखिरी क्वेश्चन तक कर दिया। बाकी जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स और वो एमसीक्यू वगैरह रह गए वो आपने इस चैप्टर को ध्यान से वीकेंड पे बैठ के पढ़ना है और उसके बाद आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। और अगर ना समझ आए तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए।